और चलो वापस आप लोगे ब्रेक के बाद। तो क्वेश्चन क्लियर आप लोग को? जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं दोबारा स्पिन कर दूं इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन किसी ने, रतिकांता ने सद भेजा था। रतिकांता कहाँ हो जी? खुद गायब हो गया क्वेश्चन भेज करके। तो इसको मैं सॉल्व कर देना हूँ, ठीक है? तो पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। तो ध्यान ना, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोला गया है कि आपका ए का मूल 2 है, बी का मूल 3 है, सी का मूल 4 है, ठीक है? ये मूल फिक्स है, ठीक है? ए बी सी सबका मूल फिक्स है। इसको मिक्स, इसको ये आपको दिया हो क्वेश्चन में, ये अमाउंट तो हमेशा मतलब क्वेश्चन में फिक्स रहेगा, ठीक? एक सेकंड बस। हाँ, थोड़ा तो चेंज कर लेते हैं इनका। चलो, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास ए बी सी जो है, ए बी सी उसका मूल है 2, 3 और 4। अगर हम ए और बी को मिलाएंगे तो यानी ए का मूल अगर कितना होता है, तो अगर बोला गया कि ए और बी को अगर हम मिलाते हैं तो जो पीटी बनेगा उसका फंक्शन दिया हुआ है, उसका फंक्शन दिया हुआ है कि 33x + 94 दिया हुआ है, ठीक? तो ए और बी को मिलाने के बाद जो पीटी बनेगा ये दिया हुआ आपके पास है, ठीक? अब इस फंक्शन से अब हमको बेसिकली इस सॉल्यूशन में हमको पीटी पता करना। पीटी कैसे पता चलेगा? तो हमको प्रेशर ऑफ ए निकालना पड़ेगा, प्लस प्रेशर ऑफ बी निकालना पड़ेगा, प्लस प्रेशर ऑफ सी निकालना पड़ेगा, ठीक? अब प्रेशर ऑफ ए के लिए हमको क्या चाहिए? तो रॉस अप्लाई करो तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? पी नोट ए इंटू एक्स से चाहिए। अब क्वेश्चन में इस जो आपका एबीसी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें आपको ए का मोल 2 है, बी का मोल 3 है और सी का मोल 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक? तो मोल पता है तो मोल फ्रैक्शन तो पता चलेगा। तो पीए का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी नोट ए, और सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? 2/9। 2/9 से मल्टीप्लाई करके हमारे को पी नोट ए मिल जाएगा, ठीक? सिमिलरली पी नोट बी कैसे मिलेगा? तो पी नोट बी मिलेगा, पी बी कैसे मिलेगा? तो पी नोट बी इंटू एक्स बी करना पड़ेगा। एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे लोग? तो पी नोट बी एक्स बी का वैल्यू कितना निकलेगा? तो एक्स आपका बी का मूल दिया हुआ है कितना? 3 दिया हुआ था और टोटल मूल कितना? 9 है, तो क्या होगा? 3/9 हो जाएगा। 3/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा पीबी। पीसी कैसे मिलेगा आपको? पी नोट सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, यानी एक्स सी बोल सकते हैं। तो पी नोट सी हमको नहीं पता है, बट एक्स सी कैसा कितना निकलेगा? तो 4/9 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ मेरे को, यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार ओके कर देना ग्रुप में अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो, जल्दी फास्ट। एक बार चैट बॉक्स में ओके कर दो अगर यहाँ तक क्लियर है तो, ताकि मेरा समझ में आए कि आप लोग लाइव हो। आप लोग इसका रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, क्योंकि आपसे हम बात नहीं कर पाते हैं तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो आप लोग का रिस्पॉन्स हम लोग का फ्यूल है। आप जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना हम लोग को पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो आप रिस्पॉन्स करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हमको पता चले कि आपको दोबारा एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है, ठीक? तो आपके पास देखो यहाँ पे, तो हम लोग के पास ए बी सी मिला के सॉल्यूशन बना हुआ था, 2 मोल 3 मोल और सी का 4 मोल, ठीक है? हमसे पूछा गया पीटी, तो पीटी बेसिकली क्या होगा? पीए प्लस पी प्लस पीसी का सम होगा, ठीक? अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो बेसिकली हमको पीए पीबी पीसी को निकालना है, ठीक? अब पीए पीबी पीसी कैसे निकलेगा? तो रॉस पे अप्लाई कर देंगे। तो पीए का लो क्या होगा? पी नोट इंटू एक्स है, पीबी क्या होगा? पी नोट इंटू एक्स बी, पीसी क्या होगा? पी नोट सी इंटू एक्स सी। अब चूंकि सारे का मोल दिया होता है तो मोल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन लिख दिया सारे का हम लोग, ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन आपके पास आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी चाहिए, ठीक है?
तो हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है, किस तरीके से हमको पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी को निकाल लेना है। ठीक, अब ये कैसे निकलेगा, तो नीचे जो कंडीशन है उसको ध्यान देना। जब ए और बी को मिलाते हैं, यानी ए और बी का सॉल्यूशन बनेगा, तो आपका जो इस तरीके का जो आपका जो कंपोजिशन है, यानी आपको जो टोटल प्रेशर का जो जो कर्व बनेगा, ठीक है, तो ए और बी अगर मिक्स करेंगे तो मेरे पास जो फंक्शन है पीटी का वो 33x प्लस 94 है, और यहाँ पे x क्या है, x बता रहा है एक्सए के बारे में, एक्सए के बारे में। ठीक, ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमको चाहिए क्या, पी नोट ए चाहिए, ठीक, और हमको पी नोट बी चाहिए। तो ध्यान देंगे, अगर अगर हम पी नोट ए का मतलब क्या होता है, जब प्योर ए होगा, जब प्योर ए होगा, तो अगर इस ए बी के फंक्शन में, इस ए बी के फंक्शन में अगर हम एक्स ए को 1 पुट कर दे, एक्स ए यानी एक्स ए मतलब स्मॉल एक्स को 1 पुट कर दे, उसका मतलब क्या होगा कि प्योर ए होगा, प्योर ए होगा। उस टाइम में, उस टाइम में जब टोटल प्रेशर निकलेगा, तो उस टाइम में जब उस टाइम में जो पीटी का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 33 इंटू 1 प्लस 94। वैल्यू कितना निकल कर रहा है, चेक कर लो, 94 प्लस 33 कितना निकलेगा बच्चे लोग, 104, 127। कहीं पे कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। तो 127 पीटी निकला है, तो पीटी किसके इक्वल होगा, ये होगा पी नोट ए के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग कंडीशन क्या पुट कर दिए इस क्वेश्चन में कि एक्स का वैल्यू 1 है, यानी आपका प्योर ए है, तो प्योर ए का वैल्यू यानी पी नोट ए मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, पी नोट ए यहाँ से मिल जाएगा। कब, कैसे मिलेगा, जब एस का वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो। सिमिलरली अगर ए और सी, यहाँ पे ए और सी को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना उसका पीटी, उसका टोटल प्रेशर का फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी अगर आप पुट करोगे सेम चीज ना, यहाँ पे भी एक्स क्या है, एक्स ए है। अगर एक्स ए को अगर हम 1 पुट करते हैं तो उस केस में जो पीटी होगा वो क्या होगा, पी नोट ए हो जाएगा। तो यहाँ भी तुम वैल्यू देखो कितना आ रहा है, तो दोनों सेम आना चाहिए मेरे हिसाब से। 81 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 से, प्लस 46 रहेगा, तो वैल्यू कितना आ रहा बचेगा, पर जैसे बताओ, भी आएगा 127। तो हम लोग पी नोट ए निकालना सीख गए। अब पी नोट ए में दिक्कत हो बताओ मेरे को, पी नोट ए वाला जो प्रोसेस किए इसमें डाउट है तो दोबारा रिपीट करेंगे, बताएंगे मेरे को फटाफट। डाउट नहीं है तो बोल देना समझ में आ गया सर, या ओके सर बोल के देना है, जल्दी से फास्ट, जो भी लाइव है रिस्पॉन्ड करेंगे फास्ट, जो भी लाइव है रिस्पॉन्ड करेंगे कि पी नोट ए निकालना सीखे कि नहीं सीखे, कि पी नोट ए कैसे निकाले हम लोग। हम लोग पी नोट ए निकालने में कंडीशन क्या लगा दी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग क्या कर दिया, ठीक है। तो श्रुति आप फिर से सुनना ध्यान से, देखो ऊपर का पार्ट सुनना क्या था, अब क्वेश्चन में क्या था, हमको हमको पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी निकालना आना चाहिए, यही था ना। तो पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी कैसे निकलेगा, उसके लिए सिंपली क्या बोला गया कि आपके पास जो नीचे दो, तो पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ए और बी को जब मिलाते हैं तो आपके पास पीटी का एक्सप्रेशन दिया होता क्वेश्चन में, पीटी क्या दिया होता, 33x प्लस 94 दिया होता, ठीक। तो अगर इस कंडीशन, और यहाँ पे ए बी का सॉल्यूशन है, तो अगर हम मान लेते हैं, और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो और मेरे को अब करना क्या है, मेरे को करना है कि ए बी और सी का प्योर प्रेशर, कि ए बी का सॉल्यूशन में अगर हम एक्सए को 1 मान रहे हैं, एक्सए को 1 मान रहे हैं, इसका मतलब है इसमें बी 0 होगा, इसमें बी 0 होगा। एक्सए वैल्यू को अगर 1 पुट करते हैं, मतलब एक्स बी का वैल्यू क्या उस केस में क्या होगा, उस केस में 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो पीटी निकलेगा, तो यहाँ पे इसको पुट कर दिया हम लोग, 33 इंटू एक्स में एक्स को जो 1 पुट करेंगे, मतलब एक्स से यानी मोल फ्रैक्शन में 1 है, यानी ए प्योर है, तो उस समय जो प्रेशर निकलेगा पी नोट ए हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर ए और सी का सॉल्यूशन में भी अगर हम एक्स के वैल्यू को, जो कि एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको 1 पुट करेंगे, तो यहाँ का जो पी टोटल होगा पी नोट ए निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों में देखना 127 आ रहा है। तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, नहीं दोबारा रिपीट करेंगे हम। श्रुति बताएंगे फास्ट, श्रुति फास्ट, कि पी नोट ए निकालने के लिए हमको क्या करना था, एक्स के वैल्यू को, जो कि एक्स से ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन उसको 1 पुट कर दिए, इससे क्या हो गया, ए का प्योर फ्रैक्शन मिल गया आपको। इसमें डाउट है तो दोबारा एक्सप्लेन करें कि ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ कि पी नोट ए निकालने का तरीका समझ में आ गया। अच्छा बताओ, आप लोग बताओगे कि अगर अगर हमको पी नोट बी निकालना होगा तो पी नोट बी का मतलब जब प्योर बी होगा मान लेते हैं, ठीक है, तो प्योर बी पॉइंट पे एक्स बी का वैल्यू कितना मानते हैं? जब प्योर बी होता है उसमें एक्स बी का वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग? आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे। अगर मेरे पास प्योर बी है तो एक अगर दो कंपोनेंट है एक्स और एक्स बी, और प्योर हमारे की मेरा सॉल्यूशन प्योर है, यानी तो एक्स बी का वैल्यू क्या लेंगे और एक्स ए का वैल्यू क्या लेंगे? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे फास्ट। अगर आपका सॉल्यूशन प्योर हम मान लेते हैं कि हमारे की बी मेरा प्योर है, तो ए बी का सॉल्यूशन में अगर बी प्योर है तो उसमें एक्स बी का वैल्यू क्या होगा और एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से फास्ट। जल्दी से, आपको मैं रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। अगर प्योर आपका, अगर मान लेते हैं प्योर अगर बी है तो उसमें ए का अमाउंट क्या होगा? तो अगर मान लेते हैं कि प्योर अगर आपके पास प्योर बी है, उस केस में एक्स एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? जीरो। यानी ये नहीं है, यानी एक्स ए का मतलब स्मॉल एक्स जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर हम एक्स का वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो उसमें जो प्रेशर निकलेगा वो किसका निकलेगा? पी नोट बी का निकलेगा। अगर हम एक्स के वैल्यू को इसमें ए बी का सॉल्यूशन वाले फंक्शन में, यानी पीटी का जो फंक्शन दिया हुआ है 33x+94, उसमें एक्स का वैल्यू का जीरो पुट करेंगे, मतलब हम ए का मोल फ्रैक्शन जीरो मान रहा है, यानी सॉल्यूशन में अल्टीमेटली क्या है? बी है, यानी आपको क्या मिल जाएगा? पी नोट बी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हाँ, सही है। तो उसमें हम इसको जीरो पुट करेंगे तो पीटी का वैल्यू कितना मिलेगा बता मेरे। तो इस केस में पीटी जो होगा पी नोट बी होगा, पी नोट बी का वैल्यू कितना मिल रहा है बताओ मेरे को। तो 33 × 0 + 94, तो 94 निकल के आ जाएगा। इसे पी नोट बी का वैल्यू मिल गया 94, तो हमारे पास पी नोट ए कितना हो गया? 127, और पी नोट बी कितना हो गया? 94। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, लास्ट ध्यान देना। हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है पी नोट सी निकालना है। तो पी नोट सी कैसे निकलेगा? तो ए और सी का जो सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन में अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन को वन जीरो पुट कर दें, यानी एक्स को जीरो पुट कर दें, तो अगर हम प्योर सी का बात करते हैं तो प्योर सी कैसे निकलेगा? तो प्योर सी मतलब क्या होगा? उसमें एक्स को जीरो मान ले, यानी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन ए को रिप्रेजेंट करता है, जीरो मान लेते हैं। उस केस में जो प्रेशर होगा पीटी, वो क्या निकल के आ जाएगा? पी नोट सी आ जाएगा, जो कि वैल्यू कितना हो जाएगा? 81 × 0 + 46, तो 46 आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा मेरे को, पी नोट सी मिल जाएगा। तो आपको पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी निकालना सीखा है आपको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमको पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी का वैल्यू मिल गया। अब ऊपर में जहाँ पे वैल्यू ऊपर देखो ना, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में बस उसको हमको पुट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पी टोटल वाला एक्सप्रेशन है ना, इसे पुट करेंगे बस। ठीक है, तो इसको बस मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना अब। तो पी ए क्या था? तो पी ए था पी नोट इंटू 2/9, और पी नोट ए का वैल्यू कितना निकला था? 127। तो यानी ये वाला वैल्यू हो जाएगा 127 × 2/9। पी नोट बी का वैल्यू कितना निकला? वैल्यू आपके पास 94। तो पीबी कितना हो जाएगा? पीबी हो जाएगा 94 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन 1/3। और पीसी कितना निकला है? पीसी पीसी के लिए पी नोट सी कितना निकला है आपके पास? 46। 46 प्लस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4/9। ठीक, सॉरी यहाँ हो जाएगा 3/9, ये 3/9 कर लो। अब इसको सॉल्व करके आंसर देखो तो कितना रहा है। इसका देखो आंसर कितना रहा है एक बार, इसको ऐड अप करो एक बार और आंसर बताएंगे फास्ट। 127 × 2, देखो नीचे सब में 9 कॉमन है ना, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 को, इसको अगर देखो तो नीचे 9 सबका कॉमन आ जाएगा, तो 9 नीचे सबका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 127 इंटू 2 होगा, प्लस हो जाएगा 94 इंटू
3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 46 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालो फटाफट कितना आ रहा है वैल्यू, और डिवाइड बाय क्या करना है आपको 9 करना है। तो 127 इंटू 2 प्लस 94 इंटू 3 प्लस आपको 46 इंटू 4, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 720, ऊपर हो जाएगा 720। तो 720 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा वैल्यू इक्वल टू 80 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 80 होगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग को जब कोई डाउट भेजो तो आप लोग को रुकना होता है, जो जिसका डाउट हो ही गायब हो गया आज क्लास से। तो आप अगर ऐसा करोगे तो डाउट्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी सोर्स का डाउट पूछ दोगे और आप चले जाओगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि डाउट में हम लोग टाइम जो वेस्ट करेंगे, तो आपका डाउट नहीं, आप खुद गायब हो जाओगे तो क्या होगा कि बाकी लोग का टाइम वेस्ट होगा ना। तो हम लोग का सिलेबस इससे पीछे छूटता है। तो अगर आपको डाउट पूछा तो आपको क्लास में रुकना है, ये नहीं कि क्लास से चले जाओगे। चेक। तो जिसका डाउट हो उसको बता देना कि सर बोल रहे थे कि अगले बार से डाउट नहीं बताएंगे उसका, क्योंकि अगर डाउट पूछ रहे हो तो आपको क्लास में रुकना है ताकि आप डाउट समझो, नहीं तो दोबारा अगली क्लास में फिर से सेम डाउट पोस्ट करोगे मेरे पास। ठीक है, तो चलो एनीवे, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको अनोक्सिया का डाउट था वो समझा दिए, आपको एक क्वेश्चन का डाउट है आपको समझा दिए अच्छे से। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लोग जो रॉल्स को पढ़े थे, तो रॉल्स को किसके लिए फॉलो होता है? आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या, ये तो हमको समझना पड़ेगा ना कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, वो आपको समझना पड़ेगा पहले। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। एक सेकंड। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल नॉन आइडियल का डिस्कशन करना हम लोग को। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान देंगे। जब भी बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ठीक है। पहला फोकस है अपना आइडियल सॉल्यूशन। आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी सॉल्यूशन में मिक्सिंग क्या होता है, तो परफेक्ट मिक्सिंग होता है। बात समझ में। तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूट है ए, यानी आपके पास ए है, एक कंपोनेंट अगर ए है तो ए का अगर हम मान लेते हैं कि लिक्विड स्टेट मान लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में ए और ए के पार्टिकल में कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर ए का पार्टिकल आप पढ़े हो, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके होंगे, तो अगर मैटर का कोई भी स्टेट हो, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो चाहे गैस हो, ये आपस में कि इनमें कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है
वो हाईएस्ट किस में होता है? हाईएस्ट तो सॉलिड में और वीकेस्ट में होता है गैस में। तो मान लेते हैं थोड़ा टाइम टाइम के लिए कि चूंकि सॉल्यूशन में हमारा स्टेट नॉर्मली क्या होता है, लिक्विड होता है, तो मान लेते हैं कि आपका एक कंपाउंड ए है जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं ए के पार्टिकल में एक इंटरेक्शन फोर्स होगा। इस इंटरेक्शन फोर्स को डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं कि ए का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम डॉटेड लाइन से दिखा दिए, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा आपके सिस्टम में, एक बी होगा, तो बी लिक्विड स्टेट में हो तो बी के पार्टिकल में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये था कि जब ए और बी अलग अलग था, अगर इन दोनों ए और बी को जब मिक्स करोगे आप, ठीक है, जब मिक्स करोगे आप तो उसमें क्या होगा, आपका सॉल्यूशन क्रिएट होगा जिसमें ए और बी दोनों होगा। तो इसको मिक्स किया मान लेते हैं हम, तो सॉल्यूशन में क्या है कि ए और बी आ गया, तो अब चूंकि ए और बी का चूंकि सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ए और बी का होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहे चलो, ए और बी का होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो ए के बगल में बी होगा, बी के बगल में ए होगा। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है आपका मिक्सिंग परफेक्ट होना, मतलब परफेक्ट मिक्सिंग। तो ए के बगल में बी होगा, बी के बगल में ए होगा, ठीक है। इस तरह का सिस्टम फॉलो कर रहा है। अगर हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म कर गया है तो यानी मिक्सिंग परफेक्ट है, मिक्सिंग परफेक्ट है, मतलब ए और बी इतना मिक्स कर चुका है कि उनका उनका मिक्सिंग मॉलिक्यूलर लेवल पे है। अगर आप इसको मिक्सिंग के बाद ऐसा नहीं दिखा सकते हो, तो मिक्सिंग वाला बोलोगे कि सर ए का पार्टिकल पास पास में ऐसे है, फिर बगल में बी का पार्टिकल आ गया होगा, इसको मिक्सिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ए का पार्टिकल अलग अलग फॉर्म कर गया, बी का पार्टिकल अलग हो गया, इसको मिक्सिंग हम नहीं बोले। मिक्सिंग का मतलब होता है, अगर बोल रहे हैं कि आपका मिक्सिंग होमोजीनियस है, इसका मतलब क्या है सिंपली कि आपका मिक्सिंग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मिक्स कर रहा चाहिए, यानी हर इतना इजीली मिक्स कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स में भी मिक्सिंग हो चुका है। तो ए के बगल में बी का पार्टिकल और बी के बगल में ए का पार्टिकल होगा, इस तरह का मिक्सिंग हो चुका है। इतना क्लियर आप लोग को ध्यान देंगे, क्योंकि बिगिनिंग में क्या था, अगर ए का बात करते तो ए में एक इंटरेक्शन फोर्स है, उसको हम ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स बोल रहे हैं, ठीक। और बी और बी के पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन था बिफोर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनने से पहले ए और ए का एक इंटरेक्शन फोर्स है और बी और बी का आपके पास एक इंटरेक्शन फोर्स है, ठीक। अब सिंपली क्या है, आपके पास अगर ए बी है, ए बी है तो ए बी एक नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ए बी का एक नया इंटरेक्शन फोर्स होगा, तो आपके सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसको हम ए बी बोल रहे हैं, ए और बी बोल रहे हैं। तो आप गौर करना कि अगर हम देखेंगे कि ए और बी का मिक्सिंग को हम ऐसा सोच सकते हैं क्या, कि जब ए और बी मिक्स किया होगा तो ए और ए का इंटरेक्शन जो फोर्स है वो ब्रेक किया होगा, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बना रहे थे ए और ए पास तो है नहीं, ए और बी पास आ गया। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि बिफोर जब मिक्स कर रहे हैं तो ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स टूट रहा है एंड बी और बी का इंटरेक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो बी और बी का भी इंटरेक्शन फोर्स ब्रेक कर रहा है, बात समझ में आया? तो ए और ए का इंटरेक्शन भी फोर्स भी टूटा और बी और बी का भी इंटरेक्शन फोर्स क्या हुआ, ब्रेक करेगा, बात समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, ए और बी अलग अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी और बी का इंटरेक्शन फोर्स को तोड़ोगे तो बी और बी दोनों अलग अलग हो चुका होगा, ठीक। और ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स तुम तोड़ोगे तो ए और ए पार्टिकल पे क्या होगा, अलग अलग हो चुका होगा। अब दोनों मिल रहा है, तो आप अगर ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स तोड़ोगे और बी का इंटरेक्शन फोर्स तोड़ोगे, तो अल्टीमेटली अगर दो इंटरेक्शन फोर्स को ब्रेक करते हो तो ए और बी जब मिक्स करेगा तो यहाँ पे दो पार्टिकल मिक्स करेगा। तो यहाँ पे मैं रेड इंक से मैं मार्क कर रहा हूँ, अब ध्यान देना कि ए और बी का दो इंटरेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक। यानी इसमें हो क्या रहा है, सॉल्यूशन मिक्सिंग में होता क्या है कि आप एक इंटरमोलर इंटरेक्शन को ब्रेक करते हो और एक नया टाइप का इंटरेक्शन फोर्स क्या हो रहा है, क्रिएट होता है। ये होता है ड्यूरिंग मिक्सिंग में इवेंट हो रहा है। ये इवेंट आपको समझ में आ रहा है तो बताएंगे मेरे को, ठीक है। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन, मतलब अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है आपको समझ में आया, मिक्सिंग में क्या होता है समझ में आ रहा है आपको या नहीं? इसको नोट कर लेंगे फास्ट, और आप बताएंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता देंगे आप, जल्दी से फास्ट में चलो।
ठीक है, चलो। तो अब देखो यहाँ पे इसको इसमें ध्यान देना, एक काम करना ना, उसमें टॉपिक बस नोट करना, ड्यूरिंग ड्यूरिंग सॉल्यूशन प्रोसेस में जो लिख रहे हैं, ताकि समझ में आए कि मतलब सॉल्यूशन प्रोसेस में एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो वही ऊपर लिखेंगे टॉपिक बस नोट कर लेना है पे। यहाँ पे लिखना ड्यूरिंग, तो अच्छा सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर जो बात कर रहे थे, तो चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, दोनों केस में जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, प्लस ड्यूरिंग ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन ये इवेंट होता है, वह चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, दोनों के ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग सॉल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा, ए और बी मिक्स करेंगे तो ए का इंटरेक्शन ब्रेक करेगा, बी का इंटरेक्शन ब्रेक करेगा और नया इंटरेक्शन फॉर्म करेगा ए बी का। ठीक, अब हम लोग मूव करते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन ध्यान देना। तो आइडियल सॉल्यूशन में बोला क्या गया, यानी सॉल्यूशन को हम आइडियल कब बोलते हैं, तो बोला गया कि जब आप ए को मिक्स किए थे और बी को मिक्स किए थे। ठीक है, ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या है, आप इनका इंटरेक्शन तोड़ रहे हो और एक नया इंटरेक्शन फॉर्म करा किसका, ए बी का। तो जब इंटरेक्शन ब्रेक करता हो तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो जब मान लेते हैं कि ए और ए का इंटरेक्शन तोड़ने के लिए हमको 100 एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है, ताकि आपका ए और ए अलग हो जाए। ठीक, और बी का इंटरेक्शन तोड़ने के लिए हमको मान लेते हैं कि यहाँ भी 100 एनर्जी देना पड़ रहा है, ताकि आपका बी और बी क्या हो, अलग अलग हो जाए। ठीक, तो बोला गया कि जितना आपका इंटरेक्शन जो होता है, ठीक है, जितना आपको एनर्जी आप तोड़ने में दे रहे हो उतना वापस निकलना चाहिए। तो बोला गया कि जब हम चीजों को मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यानी यहां से यहां जब मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए। मतलब नहीं कोई एनर्जी अब्सॉर्ब होना चाहिए, नहीं एनर्जी कोई रिलीज होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए। अच्छा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 कब होगा, तो जितना एनर्जी आप बॉन्ड तोड़ने में दे रहे हो उतना ही जब बॉन्ड बनेगा, तो ए बी का जो नया इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो सेम एनर्जी क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। यानी यहाँ पे भी -100 मतलब इतना एनर्जी बाहर जाना चाहिए, नेगेटिव मतलब एनर्जी बाहर जा रहा है। तो जब जब ए और ए का इंटरेक्शन तोड़ोगे तो 100 दिए, बी और बी का इंटरेक्शन तोड़े तो क्या होगा, तो भी 100 दिए। तो यहाँ पे आप एनर्जी कितना दे चुके, 200 दे चुके हो। अब 2 ए और 2 बी का पार्टिकल फ्री हो गया। अब दोनों जब मिक्स करेगा तो सेम एनर्जी क्या होनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जब मिक्सिंग होगा तो उसमें जब इंटरेक्शन जब बनेगा तो सेम एनर्जी बाहर जाना चाहिए। तो आप दिए कितना, 200 एनर्जी दिए और 200 एनर्जी बाहर चला गया, तो नेट नेट चेंज कितना होगा, 0 होगा। नेट चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो यही बोला गया था कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चलो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जितना एनर्जी आप बॉन्ड तोड़ने में दे रहे हो उतना ही एनर्जी क्या हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में निकलना चाहिए। बात समझे। तो उस केस में बोलते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल है। कब पॉसिबल होगा, तो आपका जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है अगर सेम होगा, अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ सेम होगा, उस केस में एनर्जी जो आप दे रहे हो और जो निकलेगा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ध्यान ना, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में इम्प्लीमेंट कब करेंगे, जब ए और ई का इंटरेक्शन फोर्स जो वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा बी और बी के इंटरेक्शन फोर्स के।
और ये ऑलमोस्ट सेम होगा, एक नया इंटरेक्शन फॉर्म होगा उसके इक्वल होगा, तो उस केस में आपका जितना जब बॉन्ड तोड़ने में देर होता है इसका होगा बॉन्ड फॉर्मेशन बाद। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होगा उसका सेम सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ए और ए का जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है बी और बी का है, और जो ए बी का नया बनेगा सबका स्ट्रेंथ क्या हो सेम होगा, तभी एक कंडीशन होगा, नहीं तो नहीं होता है। बात समझे? ठीक, तो डेल्टा मिसिंग जीरो होना चाहिए, प्लस एक और कंडीशन बोला गया सॉल्यूशन में कि डेल्टा वी ऑफ मिसिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा वी यानी डेल्टा वी ऑफ मिसिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर यहाँ का वॉल्यूम को मान लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ का वॉल्यूम मान लेते हैं 50 ml है ए का, और बी का भी मान लेते हैं कि 50 ml है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना मिक्सिंग के पहले 100 ml है। तो बोला कि मिक्सिंग के बाद भी यहाँ जो वॉल्यूम टोटल बनना चाहिए ये होना चाहिए 100 होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना वॉल्यूम मिक्स करोगे इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम जो क्रिएट होगा दोनों में वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का अट्रैक्शन सेम है, तो पार्टिकल सेम तरीके से हो तो वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल रिपेल करेगा तो फैलेगा, उसके सब वॉल्यूम क्या बड़ा हो जाएगा। अगर पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो पार्टिकल ज्यादा अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो खुद क्या होगा, कंप्रेस होगा, खुद क्या होगा कंप्रेस होगा, तो वॉल्यूम हल्का सा कम हो जाता है। लेकिन चूंकि पार्टिकल का इंटरेक्शन सेम है, तो जितना यानी उसका डिस्टेंस इंटरेक्शन सेम मतलब डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर मान लेते हैं कि बिफोर मिक्सिंग सॉल्यूशन अगर इतने दूरी पे है मतलब पार्टिकल, तो बाद में इतनी दूरी पे होगा, तो उस केस में क्या होता है कि वॉल्यूम इनिशियल फाइनल क्या होगा सेम होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा, तो ध्यान देना आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं इंट्रोपी पे, तो अब देखा कि सॉल्यूशन में मिक्सिंग के बाद क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो अगर बोलेंगे एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा, बोलोगे एंट्रोपी चेंज का साइन, अब एंट्रोपी जो होता है उसमें एक होगा सिस्टम और एक होगा सराउंडिंग। एंट्रोपी चेंज ऑफ एसयू मतलब सराउंडिंग। तो सिस्टम में ए बी को मिलाने से क्या हो रहा है, ए बी का जब सॉल्यूशन बना तो उसमें आपका डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका रैंडमनेस डिसऑर्डर क्या हो रहा है, आपका डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है सिस्टम में, आपका डिसऑर्डर क्या हो रहा है सिस्टम का बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं सराउंडिंग का, तो चूंकि सॉल्यूशन में कुछ भी हीट बाहर नहीं जा रहा है, आपका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, तो नहीं हीट अब्सॉर्ब किया नहीं हीट इवॉल्व किया, तो सराउंडिंग को पता भी नहीं चला है कि मिक्सिंग हो रहा है। सिंपल सा बात है ना, जब चीजों को मिक्स कर रहे हो तो क्या हो रहा है, मिक्सिंग के बाद क्या सॉल्यूशन बना, अब सॉल्यूशन में नहीं कुछ हीट बाहर गया नहीं हीट अंदर है, सॉल्यूशन आपका सराउंडिंग अफेक्ट कब होगा, जब सराउंडिंग अफेक्ट तब होता है जब उसको कुछ हीट मिलेगा, तो हीट वहां से निकालोगे, तो क्योंकि आपका मिक्सिंग में आपका ए बी मिक्स कर दिए, तो जो ए बी का जो कंटेनर है उसमें जब मिक्सिंग कर दोगे तो आपका सिंपल है कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर मतलब अंदर कुछ मिक्सिंग हुआ है, क्योंकि हीट इवॉल्व तो क्या नहीं है, तो सराउंडिंग एंट्रोपी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एंट्रोपी जो चेंज होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग जीरो है सिस्टम पॉजिटिव है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इतना क्लियर रहेगा। इसी में कम होता है डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी कैसा होता है, तो डेल्टा जी जो होता है बच्चों लोग ये होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो चूंकि डेल्टा एस टोटल क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी जो प्रोसेस क्या क्या होगा वो नेगेटिव होगा, ये लेस देन जीरो होगा। आप थर्मो पढ़ोगे कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी का साइन ये होगा। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन में डेल्टा एस का साइन क्या होगा, डेल्टा जी का साइन क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ मिसिंग क्या होगा, डेल्टा वी ऑफ मिसिंग क्या होगा, तो वो बता दिया आपको, इसको नोट कर लेंगे फास्ट। यहाँ को डाउट है तो दोबारा बता देंगे आपको, पूछ लो मेरे से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो फटाफट, नोट करा तो एक बार ओके कर देना कि नोट हो चुका है। तो इसमें कुछ एग्जाम आपसे क्वेश्चन में एग्जांपल पूछता है कि किस किस को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, तो उस एग्जांपल का लॉजिक बता देंगे ताकि आपको चीजों को याद करना कम पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस एक सेकंड, बस आप लोग वेट करना, बस एक सेकंड के लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन किसको मिलाने से बन सकता है। तो ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन का जो हम लोग कंडीशन लिखे थे, कंडीशन क्या लिखे थे? तो कंडीशन यहाँ देखो, ये एक कंडीशन फोकस करो कि आइडियल सॉल्यूशन बनने का मेन कंडीशन क्या था, कि जब इंटरेक्शन फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा ए और ए का, और बी और बी का, और ए बी का जो बनेगा वो सब सेम होगा, तभी ये केस होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम लोग एग्जाम्पल को हम लोग लिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो ध्यान देना, जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, एक चीज याद रखना कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है। चल, हो गया। तो इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल टू होता है आपका मास, यानी मास पे डिपेंड करता है। ठीक, और एक और चीज पे डिपेंड करता है आपके फंक्शनल ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप पे। यानी फंक्शनल ग्रुप कैसा है, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़े होगे, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, अल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो मतलब आपको जो चीज समझना है कि जो इंटरेक्शन का फोर्स जो स्ट्रेंथ होता है डिपेंड करेगा मास पे। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो अगर हमको आइडियल सॉल्यूशन बनाना है, तो आइडियल सॉल्यूशन ध्यान देना, तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होना चाहिए। यानी ए और ए का जो इंटरेक्शन फोर्स का स्ट्रेंथ है वही बीबी का होना चाहिए, और वही एबी का बनना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली अब तुम अब सोचोगे ना, ये तभी पॉसिबल है जब जो ए और बी है, ए एंड बी शुड बिलोंग टू सेम फंक्शन ग्रुप इन सेम फैमिली। तो ए एंड बी शुड बिलोंग टू, शुड क्या, मस्ट बिलोंग टू। ठीक है, तो शुड बिलोंग टू सेम फैमिली, बिलोंग टू सेम फैमिली। सेम फैमिली मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर दोनों अल्कोहल है तो दोनों अल्कोहल ही होगा। दोनों, अगर अल्डिहाइड है तो दोनों अल्डिहाइड होना चाहिए, ताकि इंटरमोलिकुलर, ताकि एनी सेम फैमिली का मतलब सेम फंक्शन होना चाहिए। अगर एक अल्किन है तो दूसरा भी अल्किन होना चाहिए, अगर एक अल्किन है दूसरा भी क्या होना चाहिए, अल्किन होना चाहिए। यानी सेम फैमिली होना चाहिए। ठीक, सेम फैमिली से क्या होगा, मतलब एक तो टाइप सेम हो गया, प्लस क्योंकि मास पे भी डिपेंड करता है, तो अगर सेम फैमिली, अगर मास बहुत ज्यादा चेंज होगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि सेम फैमिली होने के बाद भी मास में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो उनका मास सिमिलर, मतलब मास का जो डिफरेंस और मिनिमम होना चाहिए। प्लस क्या बोला गया कि ए और बी का मास डिफरेंस जो होना चाहिए, मास डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, ताकि क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स मास पे डिपेंड करता है। तो मास में भी तुम बहुत ज्यादा डिफरेंस कर दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो मास डिफरेंस शुड बी मिनिमम।
शुड बी मिनिमम। तो इस दो कंडीशन के बाद आपको बताना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले। अब आइडियल सॉल्यूशन का, अब ये जो कंडीशन लगाया है ना, इस कंडीशन से एग्जाम्पल को आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा कि एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे हम लोग। ठीक है, शुरुआती आपका डाउट है डेल्टा एस पॉजिटिव कैसे होगा, डाउट है आपका ना। मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ आपका डाउट को। सो नोट कर लिया आप लोग, एक बार ओके करना कि नोट कर चुके हैं तो। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया बच्चे लोग यहाँ तक में। श्रुति आपका जो डाउट है सो ध्यान देना, आपका डाउट को पहले एक्सप्लेन करें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग को जो भी डाउट हो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझाने में ही हम, मतलब क्या है, तभी क्लास फ्रूटफुल होगा। जब तक आप समझ में नहीं आया क्लास लेने से कोई बेनिफिट थोड़ी है। तो आपके इंट्रोपी चेंज है ना, जहाँ पे मैं मार्क किया वहां पे मैं कलर, इंक के कलर को चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको देखना आसान हो जाए। ग्रीन कलर के इंक से मैं लिखने वाला हूँ इस एरिया में। ठीक है, तो इंट्रोपी टोटल मतलब क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी। तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। ठीक है, सिस्टम क्या है, तो सिस्टम मतलब ए और बी को मिलाने पर जो मेरा सिस्टम है। और बाकी बचा जो यूनिवर्स का जो पार्ट है, मतलब टोटल यूनिवर्स मिलकर टोटल मतलब यूनिवर्स। ठीक है, तो उसका जो छोटा सा पार्ट तुम सिस्टम बना लिए, तो बाकी बस स्पेस क्या होगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक, अब देखो सराउंडिंग को कब फर्क पड़ेगा, जब देखो, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में फर्क कब पड़ता है, जब उसमें या तो एनर्जी हम देंगे तो एनर्जी निकालेंगे उसका। ठीक है, तो सराउंडिंग को तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इसमें एनर्जी का कोई चेंजेस ना हो। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि ए और बी को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे ए बी का सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। अब इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, पढ़े हुए थर्मो में, तो इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब रैंडमनेस, मोशन, एनर्जी। तो जहां पे डिसऑर्डर ज्यादा होगा, जहां पे मोशन ज्यादा होगा, जहां पे एनर्जी ज्यादा होगा, वहां का एंट्रोपी क्या होता है, हाई होगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि आप स्कूल में अगर जाते तो वहां पे प्रेयर के लिए खड़े होते लाइन में, तो क्लास 8 के बच्चे, 9 के बच्चे, सब लोग क्या अलग अलग खड़े होते पीरियड ड्यूरिंग प्रेयर। ठीक है, जब प्रेयर खत्म होता तो क्या होता है कि सेम बच्चे क्या होता है, आपस में मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेयर क्या है, सब सब क्लास के बच्चे अलग अलग लाइन में खड़े हैं, तो उसमें एक ऑर्डर मेंटेन होता है। ठीक है, जैसे प्रेयर खत्म हो जाएगा तो और बच्चे मिक्स हो गए, तो मिक्सिंग में क्या बोलते हैं कि सिस्टम डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे शुरू में ए पहले अलग था और बी अलग था, तो यहाँ पे एक ऑर्डर बना होता है, ए बी अलग है, अभी मिलाने पे क्या ए बी मिक्स हो गया। तो आप बताओगे कि ए आपको ऑर्डर कब अच्छा लगेगा, जब ए अलग मूव कर रहा है, बी अलग मूव कर रहा है, यानी ए का लाइन अलग चल रहा है, बी का लाइन अलग चल रहा है, तो उसमें ज्यादा ऑर्डर दिखेगा सिस्टम में। और ए बी अगर मिक्स कर जाएगा और मोशन कर रहा है तो उसमें डिसऑर्डर आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो चूंकि मिलाने के बाद डिसऑर्डर बन गया, सिस्टम में डिसऑर्डर आ गया, यानी उसमें जो ऑर्डर मेंटेन था वो खत्म हो गया, तो आपका इंट्रोपी चेंज क्या होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम का इंट्रोपी क्या हो रहा है, आपके में डिसऑर्डर बढ़ गया तो इंट्रोपी क्या होता है, बढ़ जाता है। इंट्रोपी कहीं ना कहीं डिसऑर्डर से, मोशन से लिंक होता है। डिसऑर्डर बढ़ना मतलब इंट्रोपी बढ़ना। ठीक है, तो आपका ए जब अलग था, बी अलग था, तो उसमें एक ऑर्डर मेंटेन था, तो उसका इंट्रोपी होगा। जब ए बी मिक्स कर दिए तो अब एक डिसऑर्डर बढ़ गया, मतलब इंट्रोपी क्या बढ़ गया, तो इसलिए इंट्रोपी चेंज का सिस्टम क्या क्या लिखे हैं, पॉजिटिव लिखा है। ठीक, अब सराउंडिंग का हम बात करते हैं, तो सिस्टम जो है, ठीक है, तो सिस्टम जो है, सिस्टम से हीट लूज और ये नहीं हो रहा है, नहीं, आपका सिस्टम ना ही हीट ले रहा है सराउंडिंग से, सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग को पता भी नहीं चला कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो एक वेसल के अंदर हो रहा है ना, मिक्सिंग वेसल के अंदर हो रहा है।
तो सराउंडिंग को पता चलने के लिए हीट या तो उससे अब्जॉर्ब करोगे या तो हीट उसको दो। तो ना हीट अब्जॉर्ब करो ना हीट दे रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, सराउंडिंग को पता भी नहीं चलेगा कि इंट्रोपी जो है, इंट्रोपी मतलब में कुछ चेंजेस होगा, तो सराउंडिंग इंट्रोपी चेंज क्या, जीरो हो जाएगा। अब टोटल एंट्रोपी क्या होता है, तो दोनों का सम होता है, तो सिस्टम पॉजिटिव सराउंडिंग जीरो, तो टोटल सम क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी आपका माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारा पैरामीटर से जो सब पूछा जाता है आइडियल सॉल्यूशन में कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कैसे आप याद करोगे, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम कंडीशन क्या बताएं चलो, कंडीशन बहुत क्लियर है। कंडीशन क्या बोलेगा आपको कि ए और बी बिलोंग टू सेम फैमिली और उनके बीच का मास डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो जितना भी एग्जांपल दिया रहेगा ना बुक में, देना ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो जो भी एग्जांपल आप बुक में पढ़ोगे ना, आप देखोगे कंडीशन फॉलो करेगा। ऐसा कोई भी नहीं एग्जांपल होगा जो कंडीशन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इन साइड में जो एग्जांपल सब दिया हुआ मैं लिख रहा हूँ, देखना कि हर एग्जांपल में ये कंडीशन फॉलो करेगा जो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकंड बस। एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहला एग्जांपल दिया जाता है, देखना, हेक्सेन हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। तो देखना आपको पता है कि दोनों किस फैमिली का है, दोनों बहुत बिलोंग टू अल्केन, अल्केन फैमिली। और मास डिफरेंस क्या है, मिनिमम है। मास डिफरेंस क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14, और हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16। क्लियर रहेगा ना। तो दोनों अल्केन फैमिली है, दोनों का मास डिफरेंस क्या है, मिनिमम है। तो ये हो गया। अगला होता है बेंजीन टॉलिन, तो बेंजीन टॉलिन, तो बेंजीन और टॉलिन का फैमिली सेम हुआ, और मास डिफरेंस कितने का है, CH2 का मास डिफरेंस है। ये मिलाकर बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। अब गौर करना, जितना भी एग्जांपल लिखेंगे अभी ना, सारे में वो कंडीशन मैच करेगा। कंडीशन क्या मैच करेगा, मा सेम फैमिली सेम मास डिफरेंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल का, तो इथानॉल प्रोपेनॉल, इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मास डिफरेंस, मास मिनिमम मास डिफरेंस है, CH2 का मास डिफरेंस है, यहाँ भी दिख रहा है आपको। तो जो भी हमारे सॉल्यूशन का एग्जांपल जो भी देखोगे ना, वो कंडीशन मैच करेगा करेगा, बिना उस कंडीशन मैच के होगा ही नहीं। अगला एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने हम, CCl4, CCl4 एंड SiCl4। तो सेम देखना, सेम कंडीशन हो रहा है, कार्बन यहाँ पे Cl कॉमन है, कार्बन सिलिकॉन का बस मास डिफरेंस हो रहा है, ठीक। अगला है तुम्हारे पास, आपके पास यहाँ पे है C2H5Br एंड C2H5Cl। तो दोनों में क्या है, देखना दोनों अल्काइल हैलाइड है, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन है। अगर मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो दोनों में अल्काइल हैलाइड है, दोनों का फैमिली सेम है, मास डिफरेंस क्या मिनिमम है, यानी दोनों हाइड्रोजन के पास मास डिफरेंस जो आएगा, इसका मास डिफरेंस जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक। तो ये सारा एग्जांपल है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो सब नोट कर लो। तो कभी कभी आपसे पूछेगा ना कैरियर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल किसको बोलते हैं, तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई डाउट है तो बता देंगे मेरे को। आइडियल नॉन आइडियल में, अब आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल में कोई डाउट है क्या, नहीं तो हम मूव करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो अगला होता है आपका
एक सेकंड बस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन फोर्स को अरेंज करना आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का एक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताता है आपको। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में पहले होता है आयन आयन डायपोल। आगे लेना। आयन डायपोल का मतलब इसमें एक आयन होना चाहिए और यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो ये पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एक आयन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप तेरे पास Na+ है और यहाँ पे वाटर वाटर को लेते हैं। वाटर, तो वाटर का जो वाटर का पोलर मॉलिक्यूल है डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस आयन के साथ जो वाटर का इंटरेक्शन होगा ना, इस इंटरेक्शन को बोलोगे आयन डायपोल। डायपोल का सिंपल मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और आयन, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, ठीक है। फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर होता है, आप लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से में जो इंटरेक्शन, जो सॉल्यूशन में इंटरेक्शन होगा ना, उसको हम लोग दिखा रहे हैं। तो जो भी इस चैप्टर में इंटरेक्शन फोर्स उसको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में आयन डायपोल हुआ, फिर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो पता ही है कि वाटर का पार्टिकल HF का पार्टिकल में क्या होता है, H बॉन्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि वाटर का एक पार्टिकल का जो नेगेटिव सेंटर है वो दूसरे वाटर के पॉजिटिव सेंटर से इंटरेक्ट करता है। तो इस इंटरेक्शन को बोला गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आयन डायपोल का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा देन H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पीछे कौन सा आएगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से पीछे होता है। समझते HCl, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। HCl का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा। HCl असल में होता है आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक। एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल ऑफ इंड्यूस्ड कब होगा, जब एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए नॉन पोलर। ये होगा नॉन पोलर। उस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ जो इंटरेक्शन फोर्स बिल्ड होगा उसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मानते हैं कि यहाँ पे HCl है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन नॉन पोलर हो गया, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट होगा उसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। और लास्ट में जो इंटरेक्शन फोर्स जो होता है तो उसको बोला गया लंदन फोर्स, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स। तो ये कब होता है, तो बिटवीन होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये होता है बिटवीन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, ठीक है। जैसे हमारे तेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और यहाँ जो हाइड्रोजन है, तो दो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन फोर्स जो होगा उस इंटरेक्शन फोर्स बोलते हैं हम लोग लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इस इंटरेक्शन फोर्स को लिख लो। इसका यूज करके हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक। जल्दी से फास्ट पूछ लो, इसे नोट कर लेना है। नोट हो जाए तो बता देना बच्चों की नोट कर लियो आप।
ठीक है, तो सही है। अभी अपने पास बाकी टाइम तो है नहीं कि नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे आपको। तो आप बताओ, और कोई डाउट है कि नहीं? डाउट है मुझे पूछ लो आप। और क्लासेस कैसा लग रहा है, फीडबैक दे देना थोड़ा सा कि क्लासेस आपको कैसा लग रहा है। और तो टॉपिक में बहुत डीप घुस रहे हैं, मतलब आपको काफी डिफिकल्ट लेवल पे जाके चीजों को समझा रहे हैं, तो मतलब इतना क्लास करने के बाद आपको फर्दर कोई नीड नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन बैंक में क्या करना ना, सिंपली आपको जेई मेन का पी बाई क्यू, जो जेई मेन का तैयारी कर रहा है और जो नीट का तैयारी कर रहा है, वो नीट का पी बाई क्यू और जेई मेन का पी दोनों बना देना है। इतना बनाने के बाद आपके पास और कुछ चाहिए नहीं। आपका जेई मेन और आपके पास जो नीट में आपका स्कोर अच्छा रहेगा। इस बार हम लोग का स्टूडेंट का, जिसको मैं पढ़ाया था, उसका जेई मेन में फुल फुल स्कोर था केमिस्ट्री में, और 100/100। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बच्चा मेडिकल का था, मतलब मेडिकल का तैयारी कर रहा था, और उसका जेई का स्कोर केमिस्ट्री में 100/100। तो मतलब जो जो चीज मैं उसको पढ़ा वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली। तो मतलब आपको बस फोकस करना है। जब मेडिकल का स्टूडेंट जब फुल फुल स्कोर कर सकता है, जो जेई का आप लोग तैयारी करोगे आप लोग फुल फुल स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में, जेई मेन में। इनफैक्ट उस बच्चे का, मेडिकल बच्चे का एडवांस भी क्रैक कर लिया, एडवांस उसका रैंक 4,000 रैंक 4,000। मतलब मैथ्स में उसका स्कोर 10 नंबर से लाया। मैथ्स उसका पीसीएमबी कॉम्बिनेशन था, मैथ्स उसका स्कोर 10 नंबर था, बट केमिस्ट्री में जे एडवांस के एग्जाम में उसको 120 में 90 स्कोर है केमिस्ट्री में। तो बस मेडिकल की तैयारी करके एडवांस भी क्रैक कर लिया वो। तो बोलने का मतलब है, और सीबीएसई बोर्ड में उसका स्कोर 100/100 है केमिस्ट्री में। तो आपको बस बताने का सेंस यही है कि चीजों को आप समझ के पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, और कोई सोर्स जाने का कोई जरूरत नहीं है। या आप सोर्स फॉलो कर रहे हो तो बस जो है एडवाइस फॉलो करो कि कुछ भी नहीं सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने बहुत सिंपल चीज है। एनसीईआरटी को रीड करना कंपलसरी है। एनसीईआरटी को आप रीड करोगे क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी को अवॉइड मत करना। इवन मैं पढ़ा भी रहा हूँ ना, तो भी आप एनसीईआरटी को रीड करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका बोर्ड का आंसर उसके फॉर्म में लिखना होता है, बोर्ड में हेल्प होगा, प्लस कुछ कुछ जो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी के लाइन से निकलेगा, तो लाइंस आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी को मिस नहीं कर सकते, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, तो जो जेई का तैयारी कर रहा है उसको सिंपली क्या करना है, जेई मेन का पीवाई को सॉल्व करना, और कुछ नहीं करना। जेई मेन का पास पेपर सॉल्व कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको, उसके बाहर और कुछ नहीं जानना है। हाँ आइडिया। और आपको आपको नीट के, जो नीट के स्टूडेंट है, तो नीट के स्टूडेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीट का पीवाई को सॉल्व करोगे, और साथ में जेई मेन का पीवाई की भी सॉल्व कर लोगे। तो नीट का जो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है, जैसे इस साल नीट का में फीस डिफिकल्ट आ गया, तो डिफिकल्ट के लिए हमको रेडी रहना है। रेडी रहने के लिए क्या करना, सिंपली सिंपली जेई मेन का पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, आप डिफिकल्ट के रेडी हो जाओगे। तो नीट के बच्चों के लिए दो काम मैं बता दिए, काम करना है। तो आइडियल नॉडल सॉल्यूशन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो संतोषनी एक ग्राफ लोग अलग से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो 10-15-20 मिनट और लगेगा मुझे नॉन आइडियल पढ़ाने में। नॉन आइडियल खत्म करके ग्राफ को डिस्कस कर देंगे, तो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस बार आपके बैच में हम लोग काफी डीप जा रहे हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ने नहीं वाले हैं। मतलब एक ऐसा हो कि क्लासेस आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, उससे बेटर क्लास होगा ये। तो चीजों को डीप में जाकर पढ़ाया जा रहा है कि जो भी टॉपिक खत्म करेंगे आपका, चाहे जेई मेन हो चाहे एडवांस हो, क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो जिसके लिए रेडी हो। और यहाँ पे जितना डीप में जा रहे हो वहां पे कहीं भी नहीं जाएगा। तो कोई अगर कहीं आप ऑनलाइन जा रहे हो या कहीं ऑफलाइन जा रहे हो क्लासेस करने के लिए, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, जितना डीप हम लोग हो जाते हैं उतना कहीं भी आपको नहीं जाएगा। तो बस आपको देखना है कि जिस टीचर का भी क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है, रूटीन चेक करना है कि हाँ सर का क्लास इस टाइम में है। क्लासेस को मिस नहीं करना है, क्लासेस मिस करोगे तो क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो आपको इश्यू होगा। तो बस अटेंडेंस बहुत जरूरी है, तो अटेंडेंस क्लासेस को अटेंड करो। और कोई डाउट तो बताएंगे मेरे को। और क्लासेस का फीडबैक आप लोग देते देते रहना है कि क्लासेस कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप लोग डाउट्स, जितना डाउट्स पूछोगे उतना बेहतर है, तो आप लोग डाउट्स पूछो। तो आपके डाउट से हम लोग को परेशानी नहीं होता, आपके डाउट्स पूछने से हम लोग को अच्छा लगता है। तो डाउट्स आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स है आपको चैट बॉक्स में डालना है, उसका जो भी होगा सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस चलो ये था सेशन मेरे एंड से। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। अब इनसे सेशन को एंड कर रहा हूँ।